चलिए, ये तो हुए आम नागरिकों के पालिका की तरफ जो फर्ज बनते हैं उसकी ओर आपने इशारा किया, जागरूकता की भी बात की। एक मामला जिसके विषय में आपने कई बार आंदोलन भी किए, जिसमें सुधार की ज़रूरत है, वो सुधार किसी पालिका की ओर से या व्यवस्था की तरफ से अभी तक उसमें विलय विलंब हो रहा है, वाल्दुनी। इस विषय में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, वाल्दुनी नदी का एक विषय एक ऐसा विषय है कि अगर वाल्दुनी नदी का, आपको पता होगा कि मैंने उसके लिए एक दिन का आंदोलन किया था और सारी पार्टियों को मैंने एक मंच पे लाया था और वहाँ पे विधानसभा का सत्र चल रहा था नागपुर में। मैंने वो आवाज़ नागपुर तक उठाई थी और जितने भी सारे आंदोलन के मेरे हैंडबिल्स थे वो नागपुर के हर आमदार और हर नागरिक तक पहुँचाए थे। मैंने यहाँ से 5000 हैंडबिल नागपुर भेजे थे। वो पहला दिन था सत्र का और मैंने नागपुर तक वो आवाज़ उठाई थी और यहाँ पे मैंने SDO ऑफिस के सामने मैंने आंदोलन किया था एक दिन का। वाल्दुनी नदी का विषय ऐसा है कि अचानक रातों रात हमें फ़ोन्स के ऊपर फ़ोन्स आने लगे कि सैकड़ों लोग बीमार हो रहे हैं और हॉस्पिटलों में एडमिट हो रहे हैं। वो सरकारी अस्पतालें थी, लोग प्राइवेट हॉस्पिटलें थी, वहाँ पे एडमिट हो रहे थे। तो ये ऐसी आग की तरह पूरे शहर में फैल गया कि वाल्दुनी नदी में कुछ केमिकल है जिसकी वजह से लोगों को दस्त, उल्टी, बुखार और सब बीमारियाँ हो रही है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसी पीड़ा हुई कि आज जो ये तकलीफ़ें हुई, ये तो कुदरत हमारे साथ में थी। गॉड का कोई अच्छा पुण्य किया होगा उल्लासनगर वासियों ने, जिसका ये फ़ायदा हुआ कि उसमें कोई मान हानि नहीं हुई, यानी कोई मरा नहीं उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारे शहर के नेता जो जनता के लिए सेवा करते हैं 24 घंटा, उन सबको साथ में लेके ये विषय को मैंने एक अच्छा प्रपोजल बना के दिया था सरकार को। और मैंने आंदोलन इतना बड़ा किया था, आपको पता होगा कि मिनिस्टर लेवल के लोगों को भी यहाँ पे आके इंटरफेयर करना पड़ा, वाल्दुनी नदी का सर्वे करना पड़ा। और उसके बाद में मैंने उनको प्रपोजल बना के दिया कि आज वाल्दुनी नदी जो हम नदी बोल रहे हैं वो एक्चुअली आज एक नाले का रूप ले गई है, बरोबर है। आज उसमें गंदगी के सिवा और कुछ नहीं दिखता है। आज अगर हम वाल्दुनी नदी को, जो पिछले 40-50 सालों से उसके अंदर जो कचरा भर गया है, अगर वो हम पोकलेन लगा के वो कचरा भी निकालेंगे तो कम से कम 20 फुट डीप नीचे चली जाएगी वाल्दुनी नदी, जिसमें पानी का स्टोरेज बढ़ जाएगा। अभी हम बोलेंगे कि फिर शहर का जो गंदगी है वो कहाँ जाएगा, फिर वो तो वापस वाल्दुनी नदी में आएगा, फिर पूरा पानी खराब हो जाएगा। तो मैंने प्रपोजल बना के दिया सरकार को कि वाल्दुनी नदी के दोनों साइड एक वॉल लगवा दो RCC का, एक ड्रेनेज सिस्टम बना दो, उसमें रिटर्निंग वॉल जैसे हम लगाते हैं ना, दोनों बाजू एक रिटर्निंग वॉल लगा दो। तो इस तरफ का जो कचरा आएगा वो वाल्दुनी नदी के अंदर जाएगा, लेकिन उसके बीच में वो एक वॉल रहेगी RCC की, जो कचरा वो नदी में नहीं जाने देगी और वो नदी के साइड में पैरेलल वो खाड़ी में जाके बह जाएगा। यानी कि दोनों वाल्दुनी नदी के साइड में से पैरेलल एक ड्रेनेज सिस्टम बनाओ और ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर मस्त ग्रीनरी करवाओ, उसके ऊपर वॉकिंग ट्रैक बनाओ। लोग शांति नगर से पैदल निकलें तो वो शिव मंदिर तक पैदल होके फिर दूसरे ट्रैक से वापस हमारे पास आ जाएं। तो एक अच्छा वॉकिंग ट्रैक बनेगा, ग्रीनरी दोनों बाजू आ जाएगी और शांति नगर पे एक वॉल लगवा दो पानी रोकने के लिए और एक शिव मंदिर पे पानी रोकने के लिए वॉल लगा दो। तो जो बारिश के टाइम में जो पानी आएगा, तो बारिश के टाइम में जो पानी आएगा उसका बोर्ड क्लब, हमारा इतना बड़ा प्लॉट पड़ा है नगर पालिका का, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लान लगा दिया जाए। बोर्ड क्लब थी ना वहाँ पे, पहले बोट्स चलती थी ना वहाँ पे, और हमारे जो धोबी घाट था ना यहाँ पे श्री राम टाकीज के पूरे पट्टे में, इसी नदी पे था ना। तो इसमें पानी जो बारिश का 4 महीना बहता पानी होगा, अगर हमने फिल्ट्रेशन प्लान लगा दिया तो 4 महीना बहते पानी से पूरे उल्लासनगर को पानी फ्री में मिल सकता है। उसके बाद में बारिश ख़त्म होने के बाद जो पानी हमारे नदी के अंदर स्टोरेज होगा वो कम से कम 2 महीना हमारे शहर को पुराने के लिए काफ़ी है।
तो हमारे उल्लासनगर को 6 महीने तक पानी हमारे शहर से बीचों बीच नदी जो बह रही है उससे हम 6 महीने का पानी उल्लासनगर वासियों को दे सकते हैं, जिससे पानी की दिक्कत जो किल्लत है वो दूर हो जाएगी। MIDC का जो पानी के लिए हमारे शहर के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। लेकिन इसके बावजूद भी आज तक आपने देखा होगा कि इस विषय के ऊपर दूसरे किसी नेता को जो आवाज़ उठानी चाहिए थी आज तक आपने देखा होगा कि नहीं उठाई है। लेकिन आपने प्रस्ताव जो है 100% गवर्नमेंट के साथ मेरी करस्पॉन्डिंग आज भी चालू है। क्या स्टेटस जिस दिन नहीं उन्होंने पूरा प्रपोजल कमेटी के पास भेजा है को उसके फंड्स कैसे खर्चे होंगे, कितना खर्चा होगा, महानगर पालिका को कितना परसेंटेज निकालना है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट कितना निकालेगी, वो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की उल्लासनगर में सत्ता आएगी तो वाल्धुनी नदी का विकास होगा। ये मेरी आपके प्रस्ताव में कोई त्रुटि तो उनकी तरफ से नहीं आई नहीं, क्योंकि बहुत अच्छा प्रस्ताव है ना, क्योंकि मैं दोनों बाजू का जो कचरा है वो पैरेलल अगर हम ड्रेनेज बनाएंगे तो एक वॉकिंग ट्रैक बनेगा, ग्रीनरी आएगी और जो पानी भरा होगा हम उसके ऊपर अच्छे से बोटिंग करवा सकते हैं। उसके बाद में शहर के लोगों को 6 महीने तक पानी मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात जो है ये सब होने के बाद में मैंने, अगर आपने मेरा उस टाइम का आंदोलन देखा होगा तो मेरे मीडिया में यही न्यूज़ थे कि साबरमती जो वाल्धुनी नदी से भी खतरनाक डेंजर गटर बन चुका था, वो साबरमती नदी को उन्होंने एकदम स्वस्थ करके एकदम तैयार करके साबरमती के तर्ज पे हमारी वाल्धुनी नदी बननी चाहिए, ऐसा आपने मेरे न्यूज़ में भी देखा होगा कि बन सकता है। उसकी इच्छा शक्ति हमारे में होनी चाहिए। राजा जी, एक तरफ आप लोगों के लिए जागरूकता की बात कर रहे हैं, सरकार को लोगों की तरफ से सहायता और सरकार की तरफ से लोगों के लिए सुधार के कार्यों की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आप पे ये आरोप भी लगा है कि किसी सरकारी जमीन को आपने हड़प किया है। ये क्या मामला? कौन सी सरकारी? कारपोरेशन की कोई जमीन ऐसी थी जिसकी वजह चर्चा का नहीं, कौन सी सरकारी जमीन? मैं वही पूछना चाहता हूँ। अगर नगर पालिका के नाम पे कोई भी जमीन है जो मेरे पास है, मैं वापस बोल रहा हूँ, नगर पालिका के नाम पे यहाँ पे भी लोगों को मिसगाइड किया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। जैसे मुझे तो कभी कभी कोई नगर सेवक भी बोलते हैं यार वो नगर पालिका की ज़मीन है, उस पर नगर पालिका ने जाके बोर्ड लगा दिया। तो मुझे ये बताओ कि ज़मीन का मालिक नगर पालिका कब से हो गई? किसी भी ज़मीन की, सिर्फ एक ज़मीन की मैं पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी ज़मीन की महानगर पालिका मालिक कब से बनी है? मुझे अभी तक नहीं समझ में आता है कि शहर के नेताओं को ये कब मालूम पड़ेगा कि ज़मीनों का मालिक कलेक्टर होता है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। महानगर पालिका सिर्फ शहर की साफ सफाई, शहर की डेवलपमेंट के लिए होती है, ज़मीनों की मालिक नहीं होती है वो। आज मुझे ऐसा सुनने में आता है कि अरे वो खाली प्लाट पड़ा था, महानगर पालिका ने अपना बोर्ड लगा दिया। महानगर पालिका की ज़मीन कैसे हुई? महानगर पालिका के नाम पे कोई ज़मीन की सनद नहीं है, महानगर पालिका के नाम पे कोई 7/12 नहीं है, महानगर पालिका ने कभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कोई ज़मीन की डिमांड नहीं की, महानगर पालिका ने कभी रेवेन्यू भर के महानगर पालिका के नाम के कोई ज़मीन नहीं करके दी। तो महानगर पालिका की ऐसी कौन सी ज़मीन है शहर के अंदर जो महानगर पालिका की और लोगों ने हड़प कर दी? हो सकता है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ज़मीन है, क्योंकि लैंड का डिपार्टमेंट अलग है, राजस्व जो विभाग है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और लैंड डिपार्टमेंट अलग है। लेकिन यहाँ पे अच्छे लोगों को ये नहीं पता है, वो बोलते हैं अरे वो खाली जो ज़मीन है वो नगर पालिका की ज़मीन है। तो वो जो बोर्ड उन्होंने देखा हुआ होता है, वास्तव में उस बोर्ड पे क्या लिखा रहता है? ये ज़मीन महानगर पालिका, उल्लासनगर महानगर पालिका के यहाँ पे अवैध निर्माण नहीं करना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, डिंगना नहीं, ऐसा लिखा रहता है। तो ये बोर्ड कौन लगवाते हैं? महानगर, हाँ, अभी ये बोर्ड कौन लगाते हैं? मैंने वही बोला ना कि हमारे शहर के नेताओं को पहले तो ये समझना पड़ेगा कि कोई खाली ज़मीन एक आदमी हड़प कर रहा है, दूसरा आदमी नहीं रोक पा रहा है, तीसरे आदमी को रिश्वत नहीं मिल रही है, तो अपने हित के लिए नगर पालिका को लेके वो लगा देता है। कि आम लोगों को तो ये पता है ना कि उल्लासनगर यानी महानगर पालिका, महानगर पालिका यानी उल्लासनगर, यानी कि उल्लासनगर के अंदर जो भी खाली दिख रहा है वो महानगर पालिका का है। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर महानगर पालिका की सी लैंड होती थी तो हम सनद के लिए एसडीओ कार्यालय में नहीं भटकते थे। राजा जी, अभी किसी नेता ने चाहा कि चलो राजा गेमनानी जी की इस जमीन पर हमको बोर्ड लगवाना है, लेकिन
कारपोरेशन का वो बोर्ड लगाने के लिए तो कारपोरेशन के अधिकारी आएंगे ना, तो अधिकारियों की भी जानकारी कम होती है इस बारे में। 100%। वो भी इस बारे में मतलब उनको क्या लेना देना अंधाधुंध जो भी करना है हाँ, उनको पता है कि एक भ्रष्टाचारी आदमी ने मुझे बोला है बोर्ड लगाने के लिए, शायद मैं बोर्ड लगाऊंगा तो शायद मुझे मेरा भी कुछ भला हो जाएगा, उसका भी भला हो जाएगा। वो हरासमेंट करते हैं। आज जिस जमीन के आपने विषय निकाला, क्योंकि मैं आपके मुद्दे को भटकाना नहीं चाहता हूं, तो मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं कि आपने जिस विषय पे निकाला कि कोई जमीन नहीं है, वो परिवहन सेवा की बस डिपो की जमीन है। 2010 में महानगर पालिका में ठहराव करके एक जमीन मुझे दी गई। वो जमीन दी गई कैलाश कॉलोनी जकात नाके के पीछे। जब मैं वहां पे वो ठहराव लेके जमीन के उधर गया तो वहां पे एक खड़कबान फैमिली डंडा लेके खड़ी हो गई। आप कौन होते हो जमीन के ऊपर बाउंड्री करने वाले, बस खड़े करने वाले? अरे भाई, मुझे तो महानगर पालिका ने दी है जमीन ठहराव करके। तो उसने अपने कागज देखा है कि वो 1952 से लेके वहां पे ईंट भट्ठा लगाता था, और हर साल का जो रेंटल पैसा है वो एसडीओ को देता था। हर साल की पावतियां लेके आया, और वो कोर्ट में चला गया 2010 में। तब महानगर पालिका वहां पे कोई रिप्लाई नहीं दे पाई 2010 में, और मजबूरन मैंने खड़कबान फैमिली को 20,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से वो प्लॉट रेंट पे लिया, और वो आज भी एग्रीमेंट मेरे पास है। जो उसको 20,000 रुपये भरता हूँ आज भी वो मेरे पास है। महानगर पालिका को 2010 में मैंने एक लेटर दिया। वो जो परिवार था जो कोर्ट में गया आज भी है, आज भी है, मतलब जो कोर्ट में गए थे, आपने उनको 20,000 रुपया रेंट दिया, तो क्या कोर्ट की तरफ से ऑफिशियली उसको मालिकाना हक मिल चुका था, जिसकी वजह से आपने उसको रेंट दिया? मैं वहीं पे आ रहा हूँ, तो वो कोर्ट पे गए, तो उसने एसडीओ को एक लेटर दिया था 2010 में कि महानगर पालिका ने जो ठहराव करके कैस्ट्रल कंपनी को प्लॉट दिया है, वो किस आधार पे दिया है, महानगर पालिका इसकी मालिक है क्या? तो एसडीओ ने खुले शब्दों में ऑन पेपर राइटिंग में दिया है, जिसको लेके वो कोर्ट में गए थे, कि महानगर पालिका ने इस जमीन का कभी भी 1 रुपया भरा नहीं, महानगर पालिका ने इस जमीन के लिए कभी डिमांड किया नहीं, और ये जमीन महानगर पालिका के नाम पे नहीं है। और जो वो 1952 से लेके जो रेंट भरता था, वो सारे कागज लेके कोर्ट में गया, और नगर पालिका को वहाँ पे खड़ा नहीं किया गया। एक उसके बाद में मैं रेंट भरता गया, तो मैंने नगर पालिका को जो लेटर दिया उसमें भी मुझे आज तक रिप्लाई नहीं आया। फिर महानगर पालिका का जो मेरा झगड़ा स्टार्ट हुआ परिवहन सेवा को लेके, तो मैं हाई कोर्ट की शरण में गया। हाई कोर्ट ने महानगर पालिका को बोला कि जिस जमीन का आप दावा कर रहे हो वो आपके पास जमीन कब आई, आपके पास पोजीशन कब आया, वो पोजीशन के डॉक्यूमेंट लेके आओ। आपने कैस्ट्रल कंपनी को पोजीशन दिया, ताबा पावती वो लेके आओ। आपने जमीन कब ली वो लेके आओ। वो 2 साल होने को आए हैं। 2 साल में महानगर पालिका हाई कोर्ट को कागज नहीं दे पाई है कि ये जमीन हमारी है, और भविष्य में भी नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो 1952 से लेके खड़कबान परिवार की वो ज़मीन थी, और टाइम टू टाइम वो पैसा भरती थी रेंटल। और उसके बाद में मैंने हाई कोर्ट में खड़कबान फैमिली के वहाँ पे 4 प्रॉपर्टी टैक्स के रिसिप्ट है, 4 पोषण के। तो हाई कोर्ट को हमने वो भी दिया कि अगर महानगर पालिका की ज़मीन है तो टिल 2016 तक उससे टैक्स क्यों कलेक्ट कर रही है खड़कबान फैमिली से महानगर पालिका? अपने ही प्लाट की दूसरे से टैक्स क्यों कलेक्ट कर रही है? तो ये जो मेरे ऊपर जो कभी कभी कोई आरोप लगा देता है कि राजा गिमनानी ने कारपोरेशन का कोई प्लाट हड़प करके रखा है, तो हाई कोर्ट में आज भी केस चालू है। हाई कोर्ट ने आज तक ऐसा कभी बोला नहीं, उसका कोई निर्णय दिया नहीं, और कोर्ट का निर्णय तो सबके लिए मान्य होता है। तो उसमें ये सब जो बातें हैं वो हवा में बातें हैं कि कारपोरेशन का कोई प्लाट राजा गिमनानी या कैस्ट्रल कंपनी हड़प। मैं सहमत हूँ आपकी बात से राजा जी, कि बातें तो कभी कभी हवाओं में अफवाहों की तरह फैलती हैं, लेकिन उन अफवाहों के बीच जो सच्चाई जाननी होती है, जिसके बारे में वो अफवाहें होती है, उसी से हम जानते हैं, और यही हमारे कार्यक्रम की विशेषता है। अब
ये परिवहन समिति की बात निकली, परिवहन सेवा की बात निकली, तो ये कब, मतलब आप जुड़े कारपोरेशन से सेवा के विषय में, कब बंद हुई और क्यों नहीं जारी रख सकते? इस बीच में टेक्निकल इश्यूज क्या है? कोई टेक्निकल इशू नहीं है। परिवहन सेवा शहर को और समाज को देना मेरा एक बहुत बड़ा सपना था। मैं चाहता था कि शहर के लोगों को, आम नागरिकों को परिवहन सेवा का सुख मिले। जब मैं दूसरे शहरों में जाता था, दूसरी महानगर पालिकाओं को देखता था, तो हर महानगर, छोटी से छोटी खोपोली महानगर पालिका है, नगर पालिका है, वो तो महानगर पालिका में नगर पालिका है, वहाँ पे भी खोपोली परिवहन सेवा चलती। मुझे लगता था कि हम उल्लासनगर के लोगों को क्यों नहीं दे सकते हैं परिवहन सेवा। तो मैंने प्रपोज़ल दिया महानगर पालिका के, कुछ मेरे पॉलिटिकल दोस्त हैं, कुछ अधिकारी हैं, तो मैंने बोला कि हम उल्लासनगर के लोगों को परिवहन सेवा क्यों नहीं दे सकते। तो उनके लिए फंड्स चाहिए, जो फंड्स आज तक नहीं जुटा पाई महानगर पालिका। आपने सुना होगा 1 साल से 1.5 साल से हमने 10 करोड़ रख दिए, 5 करोड़ रख दिए, अगले महीने बस सेवा चालू हो जाएगी, नई बस खरीद रहे हैं, 10 बस खरीद रहे हैं, 5 बस, वो सब हवा वाली बातें। तो इतना सारा फंड लगा के परिवहन सेवा चालू करना, ये बच्चों का खेल तो है नहीं। लेकिन मेरे मन में जो विज़न था, और वो विज़न के तहत, जैसे मैंने वाल्दुनी नदी का विषय बताया कि मेरा विज़न है कि वाल्दुनी नदी से पानी हमारे शहर को 6 महीना फ्री में मिल सकता है, और उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो उसी तरीके से मैंने प्रपोज़ल जो दिया कि परिवहन सेवा जो है, अगर उल्लासनगर में चालू की जाए तो शहर के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। इतने बड़े बड़े रिक्शाओं के भाड़े भर के हर आदमी का काम नहीं है। कुछ गरीब लोग हैं बेचारे, जो मैंने रास्तों में बहुत बार ऐसे देखे हैं कि लोग बेचारे गरीब लोग खड़े हो जाते हैं और किसी स्कूटर वाले को और एक्टिवा वाले को खड़ा करते, मुझे 25 तक छोड़ दो, मुझे 4 नंबर तक छोड़ दो। तो ये जो छोटी छोटी पीड़ाएं हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं लगती थी कि शायद अगर मैं 3 रुपया, और आपने देखा होगा मेरा मिनिमम भाड़ा जो था 3 रुपया था, जबकि कल्याण महानगर पालिका का 5 रुपया था, बाकी महानगर पालिकाओं का मिनिमम भाड़ा 5 रुपया था, मेरा 3 रुपया था। तो वो 3 रुपया जो था, जो आम नागरिक को इस एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए था, तो मेरा जो प्रपोज़ल था कि कम रेट में, बिना महानगर पालिका के लागत, और उल्टा महानगर पालिका को इसका रेवेन्यू भी आए, ऐसी बस सेवा हम शहर के अंदर चालू कर सकते हैं। तो उन नेताओं को अच्छा लगा उस टाइम पे, जो मेरे दोस्त थे, और उन्होंने वो प्रस्ताव रेडी किया। और महानगर पालिका में फिर पैसा लगाने वाला आएगा कौन? फ्री में महानगर पालिका का बस सेवा देगा कौन? तो मैंने बोला मेरी कंपनी कैस्ट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, मेरी कंपनी पैसा लगाने के लिए तैयार है, मेरी कंपनी पैसा लगा के शहर के लोगों को सेवा देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो मेरा विज़न है। तो उसको ग्रीन झंडी मिली, महानगर पालिका ने टेंडर बनाया, टेंडर बना के बस सेवा चालू हो गई, और बस सेवा शहर के लोगों को 5 साल तक कैस्ट्रल कंपनी ने लॉस करके भी शहर के लोगों को दी, जिसमें महानगर पालिका ने मुझे, जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि आज उस टाइम से लेके आज तक भी हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं कि बस सेवा चालू करने के लिए जो मैंने मेहनत की और जो शहर के लोगों को उसका एक फ़ायदा हुआ, वो भी कुछ भ्रष्ट नीतियों की वजह से, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से, कुछ भ्रष्ट नेताओं की वजह से वो परिवहन सेवा शहर के अंदर से बंद हो गई। और ये परिवहन सेवा, जैसे आपने बोला कि ऐसा क्या कारण है कि आज तक नहीं चालू हो पा रही है, कि वो कारण ये है कि परिवहन सेवा चालू करना, आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर जहाँ पर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो करोड़ों रुपया लॉस में है, करोड़ों रुपया। तो वो लॉस आएगा कहाँ से? महानगर पालिका पैसे कैसे भरेगी? और दूसरी बात, महानगर पालिका के अंदर लॉस वाला सौदा करेंगे क्यों? ये सिर्फ लोगों को उल्लू बनाने के लिए, कल कल्याण की बस चालू हो जाएगी, परसों ये बस चालू हो जाएगी, आज हमने 10 करोड़ रुपये महानगर पालिका में सैंक्शन कर दिया है, अगले मार्च में बस सेवा चालू हो जाएगी। तो ये सारा लोगों को अगर सच्चे मन से चाहे ना, तो एक आम नागरिक भी शहर के हित में अगर सोचेगा तो शहर के लोगों को उसका फ़ायदा होगा। जैसे मैंने सोचा, और मैंने बस सेवा सिर्फ सोचा नहीं,
मैंने वो टेंडर करवाया, मेरी कंपनी ने करोड़ों रुपए लगाए, मेरी कंपनी ने करोड़ों रुपए लॉस किए और शहर के लोगों को प्रैक्टिकली बस सेवा 5 साल तक दी। बस सेवा तो दी, शहर के लोगों को मैंने रोजगार भी दिया। कारपोरेशन की तरफ से बाहरी तौर पर क्या कारण बताए जा रहे हैं कि कैस्ट्रल कंपनी जो है ब्लैक लिस्टेड हो गई, आपकी सेवाएं जो परिवहन की सेवाएं, बस सेवाएं थी वो बंद कर दी गई। आंतरिक तौर पर आप बता रहे हैं कि भ्रष्ट नेता थे कुछ जिन्होंने ऐसा चाहा, लेकिन बाहरी तौर पर क्या है? सच्चाई ये है कि महानगर पालिका ने कैस्ट्रल कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया और दूसरे दिन हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। ब्लैक लिस्ट वो भी एक उनकी पीड़ा थी, कहीं ना कहीं कंपनी को टॉर्चर करने की, कंपनी को बदनाम करने की। और उसके बाद हाई कोर्ट ने आज तक वो ब्लैक लिस्ट को हरी झंडी नहीं दी महानगर पालिका के लिए, और ना ही बस सेवा उल्लासनगर महानगर पालिका ने मेरे से बंद करवाई। वो मेरा निर्णय था बस बंद करने का, क्योंकि महानगर पालिका कहीं पर भी 1% भी पॉजिटिव सपोर्ट नहीं कर रही थी। उनको ऐसा लग रहा था कि राजा को अगर कोई फैसिलिटी चाहिए, आपने देखा होगा कि हर महीने डीजल के रेट रात को 12 बजे के बाद बढ़ते थे। जब मैंने बस सेवा चालू की तो 34 रुपया लीटर डीजल था, और जब मैंने बस सेवा बंद की तो 61 रुपया पर लीटर डीजल था। इतना डीजल का रेट, और सैलरी 5 साल में जो कामगारों की डबल हो गई, जो बाकी के खर्चे थे, जो मेंटेनेंस के खर्चे थे, जो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही थी, तो उसके लिए बाकी के आजू बाजू के जो महानगर पालिका है उसमें जो भाड़ा चल रहा था, वो भाड़ा देने के लिए भी वो कैलकुलेशन कर रहे थे कि अगर हम 3 रुपये का 5 रुपये करेंगे तो आपको 2 रुपये बचेगा, और अगर आपको 2 रुपये बचेगा तो आपको टोटल कलेक्शन इतनी ज़्यादा होगी, और ज़्यादा इतनी होगी तो फिर हमारा क्या। तो मुझे ये बताइए कि जो कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है वो डीजल में और मेंटेनेंस में और कामगार में जाएगी पहले तो, क्योंकि वो सेवाएं, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है। और दूसरी बात, महानगर पालिका आज अगर कल्याण का 5 रुपया भी मिनिमम भाड़ा है, आज तो 7 रुपया हो गया है, 7 रुपया भी भाड़ा है तो उसके बाद भी लॉस में चल रही है। तो मुझे, अगर आप 7 रुपया भी देते थे या 5 रुपया भी उस टाइम पे देते थे तो लॉस में ही थी ना तो भी, लेकिन मेरा लॉस कम हो रहा था। अगर मैं महीने का 20 लाख रुपया लॉस कर रहा था तो उस टाइम पे अगर कुछ बढ़ जाता था तो मेरा लॉस 10 लाख पे चला जाता था। और शायद जो बस सेवा 2 साल पहले बंद हुई, वो 2 साल लेट बंद होती थी। नहीं, तकनीकी तौर पर ये बताइए कि जब वो कैलकुलेशन करते थे तो आपसे क्या उसके एवज में रॉयल्टी अमाउंट बढ़ाने की मांग करते थे? अरे वो बढ़ाने तो मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, वो तो मैंने बोला था कि जिस रेशो में आप रॉयल्टी बढ़ाओगे, भाड़ा बढ़ाओगे, उस रेशो में आपको रॉयल्टी भी मिलेगा नगर पालिका को। नगर पालिका के खजाने में अगर कुछ आ रहा है तो नगर पालिका का फायदा ही है, तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम आएगा ना। ये दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में मांग रहे थे। ओके, ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, मतलब दूसरे, यानी कि उनकी कैलकुलेशन चलती है कि कैस्ट्रल कंपनी कितना कमाएगी, राजा गिमननी कितना कमाएगा। जिस आदमी को अगर कमाना ही था तो जो पूरे देश में घाटे का सौदा चल रहा है, पूरे देश में घाटे का सौदा चल रहा है, वो टेंडर क्यों लेता था? आज सेंट्रल गवर्नमेंट बाकी जगह पे 100% इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दे रही है, वहां पर भी बस चलाने के लिए ऑपरेटर नहीं आ रहे। 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, और यहाँ पे 100% पैसा कैस्ट्रल कंपनी ने, राजा गिमननी ने लगाया, उसको भी आप इतना टॉर्चर करोगे। और ब्लैक लिस्ट अगर उन्होंने किया तो वो उनका निजी स्वार्थ था कि मैंने उनकी कुछ बातें नहीं मानी, जो जैसे मैंने आपको बताया कि उनको खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने हैं, तो मैंने अगर कोई बात नहीं मानी तो उसका भुगतान कैस्ट्रल कंपनी ब्लैक लिस्ट हुई नहीं हुई, होगी नहीं होगी, राजा गिमननी को क्या पीड़ा होगी नहीं होगी, वो आप बाजू में रखते थे, और बस बंद होने के बाद में शहर के आम नागरिक को कितनी पीड़ा होगी वो उन्हें देखना चाहिए था। राजा गिमननी जी सीधे तरह से बोल रहे हैं कि बस सेवा बंद हुई है तो उसके पीछे कारण जो है कारपोरेशन के अधिकारियों का, कुछ भ्रष्ट नेताओं का भ्रष्टाचार है, और सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि इसी भ्रष्टाचार के चलते इनसे कुछ ऐसी मांगे हो रही थी जो ये कतई कबूल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से आज बस सेवा ठप पड़ी। राजा जी, चलिए आपके इन सेवाओं के बारे में, सामाजिक सोच के बारे में,
राजनीतिक सोच के बारे में हमने इस इंटरव्यू के माध्यम से काफ़ी कुछ जान लिया। अब आते हैं आगामी चुनाव पर। योजना है आपकी आगामी चुनाव के मैदान में उतरने के लिए? देखिए, मेरी योजना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता शहर में कैसे आए। जी। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी मुझे जवाबदारी दी जाएगी, पूरे शहर में मुझे सिर्फ मेहनत करनी है, लोगों को जागरूक करना है, लोगों को भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकारिणी योजना है उनके बारे में बताना है, और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कैसे आए मुझे उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान है। मैं खड़ा रहूँगा, मैं खड़ा नहीं रहूँगा, वो भी पार्टी डिसाइड करेगी। मुझे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं ही खड़ा रहूँ और मैं ही जीत के। नहीं, जब सत्ता आएगी, जब आपका विजन है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आए। हाँ, तो मेरे घर से, मेरे वार्ड में हाँ। जो मेरे छोटे भाई जो लास्ट टाइम खड़े थे, तो उनको खड़ा करने की पूरी तैयारी है। ओके। और हमारे वार्ड से ही खड़े होंगे जहाँ पे हम लोग रहते हैं। आपके भाई विजय गेमरानी, तो विजय गेमरानी खड़े होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारे परिवार के खून में है, सच्चाई से चलना, शहर के हित में चलना, शहर के नागरिकों के लिए चलना, वो मेरे भाई में भी है। और डेफिनेटली जब मैं, अगर महानगर पालिका की भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में मेरे भाई अगर सहभागी होते हैं, तो हमारे वार्ड को नहीं, पूरे शहर को उसका फ़ायदा होगा। और अगर रही बात मेरी, तो अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे कोई आदेश देगी, तो मैं तो जंग के मैदान में जाने के लिए कभी डरता ही नहीं हूँ। आपको मैंने पहले ही बताया कि 2002 में मेरा वार्ड छोड़ के ऐसे टाइगर के सामने जाके खड़ा हो गया कि मुझे मालूम था कि मैं हारूंगा ज़रूर, लेकिन उसके बावजूद भी मैं खड़ा हो गया। तो वो पार्टी का आदेश है। अगर मुझे पार्टी कहीं खड़ा करेगी तो भी ठीक है, कार्यकर्ता बन के काम करना है। पूरे शहर में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता कैसे आएगी, मेरा सबसे पहला जो माइंड काम कर रहा है उसी तरफ कर रहा है। और बाकी मुझे पर्सनल जीतना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, मुझे ऐसा कोई लालच नहीं है। वर्तमान पैनल नीति के चलते कौन से पैनल से आप या आपके भाई चुनाव लड़ेंगे? पैनल नंबर क्या होगा वो? पैनल नंबर अभी हमारे पास, क्षेत्र एरिया कौन सी होगी? हमारे गांधी रोड की है, गांधी रोड और नेताजी की है। और अभी उसमें भी हमारे जो लास्ट टाइम थे, लास्ट टाइम हमारे ऐसा था कि जो 2 वार्ड का एक पैनल था। तो अभी वो जो 2 वार्ड है, नहीं, जो 2 वार्ड है वो एक वार्ड ये 4 के पैनल में चला गया, दूसरा वार्ड वो 4 के पैनल में चला गया, तो वो ठीक है। लेकिन जो मेरा पर्टिकुलर गांधी रोड का जो एरिया है, घर है, उसी वार्ड से हम खड़े रहेंगे, मैंने भाई को खड़ा करेंगे, ये पक्का है। चलिए, राजा गेमरानी जी ने निश्चिंत होकर ये बात बोल दी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आगामी चुनाव के मैदान में आएंगे, एक लंबा विजन लेके आ रहे हैं शहर के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सेवाएं शहर में लाने के लिए, और एक अच्छी जानकारी की राजनीति शहर में इस्तेमाल होनी चाहिए लोगों के हित के लिए, यही इनका मानना है। राजा जी, हमारे इस कार्यक्रम में एक रैपिड फायर सेक्शन होता है जिसमें मैं अपनी तरफ से एक शब्द बोलूँगा, जिसके उत्तर में आप एक शब्द या एक वाक्य या अपना एक विचार बोल सकते हैं, और वो विचार, वो वाक्य, वो शब्द आपके दिल से निकला हुआ होना चाहिए, बिना सोचे, बिना समय लिए। सबसे पहला शब्द रैपिड फायर में व्यापार, बिजनेस। व्यापार में अगर कोई इंसान आता है तो एक तो वो खुद जब व्यापार करता है तो 10 लोगों को रोजगार देता है, तो खुद का घर चलाने के साथ साथ 10 घरों को और चलाने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और व्यापार माइंडेड आदमी होने के बाद में वो बाकी के फालतू बातों से बहुत दूर रहता है। तो मेरा ये मानना है कि हर इंसान को छोटा या बड़ा एक व्यापारी होना चाहिए, और वो व्यापारी ऐसा होना चाहिए जो खुद तो घर अपना पाले ही पाले, और उसके साथ साथ में 10 लोगों का कैसे घर पलेगा उसके बारे में सोचे। तो व्यापार के लिए इनका जवाब यह है, कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम अननेसेसरी थिंग्स। राजनीति में भी ऐसे लोग आने चाहिए कि मैंने जैसे बताया कि आज मोदी जी जैसे जिस तरीके से देश के अंदर काम कर रहे हैं, कि राजनीति भी वो होनी चाहिए जो समाज हित में हो, शहर हित में हो, देश हित में हो। इस किस्म की राजनीति करनी चाहिए, और हर नेता को
इसी किस्म की राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मैंने इलेक्शन में पैसा खर्चा किया, वो रिकवर कैसे होगा, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, धंधे बंद करके, दुकानें बंद करके सिर्फ राजनीति करना है और वही उसको अपना धंधा बना के चलना है, वो राजनीति गलत है। वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए शहर के हित के लिए, देश के हित के लिए होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक मैं उसका अनुभव कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश की ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है, वो अपने देश में पैदा हुई पार्टी है। तो ज़िंदगी में जो जिस घर में पैदा होगा उस घर से कभी धोखा नहीं करेगा, जिस ज़मीन से वो पैदा होगा उस ज़मीन के साथ कभी धोखा नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश से जुड़ी है और देश की भावनाओं से जुड़ी है, देश के लोगों से जुड़ी है, और वो भारतीय जनता पार्टी इस देश का उद्धार और विकास करेगी, ये मुझे मालूम है। बीजेपी के उल्लासनगर अध्यक्ष कुमार एलानी, देखिए कुमार एलानी जी 5 साल आमदार थे, उनके ऊपर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का कभी मामला सामने नहीं आया। कुमार एलानी जी एक ऐसे सरल व्यक्ति है जो आमदार होते हुए भी उनमें ईगोनेस नहीं था। आम से आम आदमी के साथ में वो मिलते थे, आज भी मिलते हैं। आम से आम आदमी के लिए वो रिस्पेक्ट रखते हैं और हर आदमी के लिए इजी अवेलेबिलिटी है कुमार एलानी। उल्लासनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उल्लासनगर महानगर पालिका जो है ना, जिस तरीके से शहर के विकास के लिए, शहर के महानगर पालिका का जो दायित्व है वो दायित्व डेवलपमेंट है। तो जिस महानगर पालिका का जो दायित्व है वो उसको पूरी तरीके से निभाना चाहिए शहर के लिए। शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, शहर में पर्यावरण अच्छे से चलना चाहिए, रास्ते, रोड, नालियाँ सब अच्छी होनी चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ कि हमारी केंद्र में जैसी सरकार बहुत साफ़ सुथरी है, स्टेट में हमारी सरकार साफ़ सुथरी है। आज जो हमारी महानगर पालिका ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो कमिश्नर दिए हैं वो भी पूरे साफ़ सुथरे हैं। और मुझे ऐसी उम्मीद जागी है कि इस महानगर पालिका में जो आज हमारे कमिश्नर साहब हैं वो हमारे शहर की कायाकल्प पलट करेंगे, ये मुझे उनके ऊपर पूरा विश्वास है। शहर हित, पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट का मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मेरा पब्लिक इंटरेस्ट में ये हमेशा कहना है कि जब तक हमारे शहर के लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी, शहर के लोगों को पूरा शहर रेगुलाइज नहीं करके दिया जाएगा, शहर के लोगों को ज़मीनों के मालिक नहीं मिलेंगे, जो शहर के लोगों को छोटी छोटी सुविधाओं से वंचित है वो नहीं मिलेगी, तब तक हमारा शहर का हित कभी पूरा नहीं होगा। शहर का तब पूरा होगा जब हमारा आम नागरिक खुशी खुशी कहेगा कि मैं आज खुश हूँ उल्लासनगर के अंदर। कांग्रेस तो जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी का बताया कि वो हमारे देश में पैदा हुई पार्टी है। तो कांग्रेस ने आज इतने सालों तक गरीबों को गरीबी रहने दिया, गरीबों को कभी ये नहीं बताया कि आप भी अपना इनकम टैक्स फाइल बनाओ, आप भी अपने इनकम टैक्स के फाइल में कुछ प्रॉफिट दिखाओ, आप भी जब फाइल बनाओगे बैंक में जाओगे तो आपको 2-5 लाख रुपया कर्जा मिलेगा, जब आपको 2-5 लाख रुपया कर्जा मिलेगा तो आपके बच्चे बढ़ेंगे, आप बिजनेस कर पाओगे। लेकिन कांग्रेस ने देश के गरीबों को गरीबी रहने दिया कि उनको डरा के रखा कि अगर आप बीपीएल से ऊपर चले गए तो आपको 2 रुपये किलो चावल नहीं मिलेगा, 1 रुपये किलो गेहूँ नहीं मिलेगी, 2 रुपये किलो दाल नहीं मिलेगी, 5 रुपये किलो ऑयल नहीं मिलेगा। तो उनको डरा डरा के उनको बीपीएल से बीपीएल ही रहने दिया, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। आज भी अगर आपने देखा होगा कि जो मोदी जी ने ये काले धन के खिलाफ जो सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है, तो उसमें आज भी ऐसे कुछ मैसेज में पढ़ता हूँ कि उसमें ऐसे बोलते हैं अरे वो बीपीएल के अकाउंट में 2 लाख से ऊपर जा गया तो आपका बीपीएल कार्ड खत्म हो जाएगा, आपको ये नहीं मिलेगा। यानी कि आज भी गरीबों को गरीब रहना चाहिए, ये कांग्रेस की पॉलिसी है। पप्पू कलानी, पप्पू कलानी मैंने आपको पहले ही बताया बैठे कि पप्पू कलानी से मैं बहुत इम्प्रेस था, लेकिन पप्पू कलानी 20 साल आमदार होने के बावजूद भी जो शहर के हित में काम करने चाहिए थे, डैशिंग भी थे, काम करने का जज्बा भी था उनमें, उनके पास विजन्स भी थे, लेकिन उनको टाइम पूरा नहीं मिल पाया
क्योंकि वो अपने उलझनों में इतने उलझे रहे कि उनका पूरा जो समय था उसमें चला गया। और मेरा जो मानना है कि पप्पू कालानी एक विज़न उनके पास था, एक जज्बा शहर के लिए था, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। राजा खेमनानी जी, चूंकि ये इंटरव्यू आपसे व्यक्तिगत तौर पर लिया जाता है, तो हम जाते जाते आपके जीवन के वो 2 क्षण चुराना चाहते हैं, उनके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं। ऐसे 2 क्षण, एक वो जिसमें आप जीवन में सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, दूसरा वो जिसमें जीवन में सबसे ज़्यादा दुखी हुए थे। मैं हमेशा जब इस विषय पे आता हूँ ना, तो मुझे एक ही बात सामने आती है कि मैं जब सबसे ज़्यादा इस शहर के अंदर, मेरी कर्मभूमि है ये उल्लासनगर, सबसे ज़्यादा एक दिन मैं खुश हुआ था जिस दिन मैंने कोई विज़न बनाया था कि शहर के लोगों को बस सेवा दूं, और वो विज़न मेरा सक्सेस हुआ और मैंने बस का उद्घाटन किया, और बस पहली बस मेरे शहर में मेरे आम नागरिकों के लिए दौड़ी। उस दिन मैं सबसे ज़्यादा खुश था। और आपने पूछा कि सबसे ज़्यादा दुखी कब हुए, तो मैं सबसे ज़्यादा तब दुखी हुआ जब महानगर पालिका का 1 रुपया नहीं लगते हुए भी मैंने अपने करोड़ों रुपए लॉस करके आम नागरिक को बस सेवा दी। मेरे इतने सालों की मेहनत, मेरे इतने सालों का विज़न जब बंद हो रहा था, यानी कि मेरी बस सेवा आम नागरिकों से छीनी जा रही थी, बंद की जा रही थी, मैं सबसे ज़्यादा उस दिन दुखी हुआ था। चलिए, जिस परिवहन सेवा, बस सेवा की वजह से राजा खेमनानी जी इन दिनों लोगों में चर्चा है, इनके दिल दिमाग में या इनके व्यक्तिगत जीवन में भी यही मुद्दा छाया हुआ है, चाहे वो इनके सुख के क्षण हो चाहे दुख के क्षण हो। राजा खेमनानी जी, आपने हमारे इस कार्यक्रम के लिए इतना समय दिया, आपका धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।